अभी अपन जो आज पढ़ने जा रहे हैं ये डिटर्मिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये आप मान के चलिएगा। आज का लेक्चर डिटर्मिनेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज जिसने लेक्चर मिस कर दिया उसको निश्चित रूप से पूरे डिटर्मिनेंट्स में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ डिटर्मिनेंट्स की रीढ़ की हड्डी, और जो बैकबोन है वो बैकबोन है इसकी प्रॉपर्टीज, और इन प्रॉपर्टीज का यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके यूज से 2 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि पूरा 10 नंबर कवर होता है इस क्वेश्चन इस आज के लेक्चर से। 10 मार्क्स कैसे कवर होते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज जब अपन सीखेंगे और प्रॉपर्टीज को जब अपन अप्लाई करेंगे, तो जब प्रॉपर्टीज अपन अप्लाई करेंगे तो उन प्रॉपर्टीज के यूज से 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो डिटर्मिनेंट का 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर आता है, पिछले साल 2020 के पेपर में आया हुआ है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। आज नहीं कराऊंगा, वो अपन कल परसों के लेक्चर में लेंगे, लेकिन अभी जो आज है उसकी प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आप निकाल सकते हो, जो मैट्रिक्स में हमने आपको एक लास्ट एक्सरसाइज छुड़वाई हुई है, फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस, रो ट्रांसफॉर्मेशन से आपको इनवर्स निकालना था। वो हमने कहा था कि वो अपन डिटर्मिनेंट्स के बाद करेंगे, तो वो भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यानी कि 10 मार्क्स आपके आज के लेक्चर पर कवर हो रहे हैं। आज का लेक्चर अगर आपने पढ़ लिया, सीख लिया, अच्छे से ध्यान देके समझ लिया, तो समझ लो आपके 10 नंबर पक्के हैं, यानी कि पूरा डिटर्मिनेंट और पूरा मैट्रिक्स आपका पक्का हो सकता है। 5 मार्क्स के अगर 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप में अगर जाएगा तो ये 4 नंबर के 2 क्वेश्चन दे देंगे, और 2 क्वेश्चन छोटे 1 मार्क्स के दे देंगे, तो उसमें भी आपको 8 नंबर तक का तो कम से कम कवर होता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ये डिटर्मिनेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके बारे में अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक एक करके मैं सारी प्रॉपर्टीज एक साथ आपके सामने नहीं लिख रहा हूं, मैं एक एक करके आपको प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूंगा, और आप एक एक करके सीखते जाएंगे और उनको आप नोट भी करते जाएंगे। एक एक करके अपन प्रॉपर्टीज को लेंगे। तो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज ये है कि प्रॉपर्टीज जो है होती हैं बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। ये 2 वर्ड आपको मिलेंगे, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन 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 और एक होता है ऑपरेशन, OPERATION, ऑपरेशन। ये दोनों मेडिकल लैंग्वेज में वर्ड आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आपने ट्रांसफॉर्म करना, किसी चीज को चेंज कर देना, बदल देना। अपना बहुत से लोग ट्रांसफॉर्म करा लेते हैं, ज्यादातर लोग एक्ट्रेस और एक्ट्रेस होते हैं, वो ट्रांसफॉर्म करा लेते हैं अपने फेस को, चेंज करा लेते हैं उसमें प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू। तो रूपांतरित करना, रूप बदल देना, ये इसका हिंदी मीनिंग होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। और ऑपरेशन आपको पता ही है, ऑपरेशन चीड़ा फाड़ी करना, कुछ भी करना, है ना, तो वो कहलाता है ऑपरेशन। किसी चीज को अपन को चेंज करना है, ये भी ऑपरेशन में भी चेंजेस आते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन में भी चेंजेस आते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन आखिर है क्या, क्या बना है, मैं आपको बता दूं। डिटर्मिनेंट के अंदर, डिटर्मिनेंट आपको देखिए, डिटर्मिनेंट ये है, सपोज करो ये आपके पास डिटर्मिनेंट है, ठीक है। ये हम आपको ले रहे हैं 3/3 का डिटर्मिनेंट। 3/3 में आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो 3/3 ये A1 B1 C1 ये पहली रो है, ये A2 B2 C2 ये दूसरी रो है, और ये A3 B3 और C3 ये तीसरी रो है। डेल्टा नामक एक डिटर्मिनेंट है, इसका नाम डेल्टा है। होता क्या है कि इसकी जितने भी रोज और कॉलम्स हैं, ये आप मान लीजिए ये इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। जैसे आपके 2 पैर हैं ना, उसी तरह से ये 3 पैर होते हैं, इसके 3 लेग्स होती है, 1 2 3, जिनको अपन कॉलम्स बोलते हैं। और ये जो 1 2 3 रोज है, 1 2 3 आड़ी, लेफ्ट टू राइट, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये C1 है, और ये C2 है, और ये C3 है, ठीक है। ये R1 R2 R3 C1 C2 C3 ये 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। होता क्या है, इन 3 रोज, ये तीनों इंडिपेंडेंट होती है, ये तीनों रोज और तीनों कॉलम्स। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंट का मतलब आजादी से नहीं है
कि ये आजाद होके कहीं भी निकल लेगी, नहीं, रहेंगी यहीं पर। लेकिन क्या होता है इसमें ऑपरेट जब हम मतलब चेंजेस जो हम करते हैं वो हम डिटरमिनेंट के अंदर इंडिविजुअली हर एक रोज के साथ हर एक कॉलम के साथ कर सकते हैं। मतलब ये है कि इसकी रोज को और कॉलम्स को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यही रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम इनकी रोज को आपस में ऐड कर सकते हैं, हम इसके कॉलम्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, आपस में हम R1 में R1 प्लस R2 कर सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकते हैं और उसको हम R1 की जगह लिख सकते हैं। मतलब क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं। R1 में चेंज कर दिया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चेंज है। क्या चेंज है, हमने R1 को चेंज किया, क्या चेंज किया, R1 आउट कर देंगे यहाँ से और R1 की जगह क्या लिख देंगे, R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों का सम लिख देंगे, सम लिख देंगे। लेकिन बात ये आती है कि ऐसा करने पर कॉलम में भी हम ऐसा कर सकते हैं, C1 हमारा पहला कॉलम है, हम इसको C1 माइनस C2 कर सकते हैं, हम C1 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, C1 इंटू 4C1 कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं C2 में चेंज कर दें C2 माइनस 4C1, ऐसा भी कर सकते हैं। हम 4 का मल्टीप्लाई C1 में करके C2 में से माइनस कर दें, जगह कहाँ देंगे, C2 की जगह देंगे, इसको C2 को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, C2 को हम चेंज करेंगे। यानी कि इस डिटरमिनेंट की किसी भी रो को किसी भी कॉलम को हमारी मर्जी है हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन, यही कहलाता है ऑपरेशन। और चेंजेस कैसे कर सकते हैं, हम सबको आपस में जोड़ दें, हम माइनस कर दें, हम मल्टीप्लाई करके लिख दें, हम डिवाइड करके लिख दें, हम R1 में R3 में चेंज कर दें R3 अपॉन 5, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। हम क्या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम R3 को चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, R3 अपॉन 5 कर रहे हैं। यानी कि पूरी दोनों रोज में हम कोई चेंज नहीं देखेंगे, केवल चेंज किस में देखेंगे, R3 में। स्टेप बाय स्टेप चेंजेस कर सकते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चेंजेस करते हैं। अब ये समझिए कि ऐसा कर क्यों सकते हैं, ऐसा कर इसलिए सकते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी भी इनको करने पर, इन सबको करने पर चेंज नहीं होती, वही रहती है। जैसे सपोज करिए एक डिटरमिनेंट हम देते हैं आपको डेल्टा, ये डिटरमिनेंट सिंपल सा 3/3 का तो थोड़ा बड़ा डिटरमिनेंट पड़ेगा, एक छोटा सा डिटरमिनेंट ले लेते हैं पर 1 2 3 4 ये पॉपुलर डिटरमिनेंट है। ये हमने 2/2 का डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक है बेटा। अब देखना इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू है, कैंची चलाएंगे 4 माइनस 6 यानी कि -2 हो जाएगा भैया, इसकी वैल्यू -2 है। अब हमने कहा हम क्या कर सकते हैं, हम इसके कॉलम्स को इसकी रोज को आपस में ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, देख लेते हैं ऐड करके। R1 R2 दो रो है, ये दो कॉलम है C1 और C2, हम चेंज कर सकते हैं साहब, हमें ये परमिशन है कि हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए जरा, हम करते हैं चेंज, R1 में चेंज कर रहे हैं भाई, R1 में चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R2, हम R1 में चेंज कर रहे हैं, पहली रो को चेंज कर रहे हैं हम, और क्या लिख रहे हैं, R1 और R2 को हम प्लस करके R1 की जगह पर लिखेंगे, R1 को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, देखिए होता क्या है, इनको दोनों को R1 और R2 इसके एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे और वहां लिख देंगे, किसकी जगह पे, R1 की जगह पे। अगर हम यहाँ पर R2 लिखते, R2 चेंज इनटू R1 प्लस R2, तो प्लेस किसका मिलता, ट्रांसफॉर्म कौन होता, बदलता कौन, R2, तो अभी बदलेगा कौन, R1, क्या बदलेगा, R1 की जगह पे R1 और R2 का सम आएगा, आने दो देखते हैं, 3 और 1 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, और ये सेकंड में कोई चेंज नहीं, ये कोई चेंज नहीं हुआ, सेकंड वैसे ही का वैसा, क्योंकि हमने केवल R1 में चेंज किया है। अब देखिए एक प्रैक्टिकल हम आपको दिखा रहे हैं करके कि क्या होता क्या है इसको चेंज करने पर। अभी जरा इसकी वैल्यू निकालिए, 4 4 जा 16, 6 3 जा 18, 16 माइनस 18 कितना हो गया भाई, -2, यानी कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains unchanged, remains unchanged while we add their rows, their columns, ठीक है, multiply their rows, multiply their columns, divide their rows, divide their columns। इनको जब रोज को अपन ऐसा करते हैं, चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, वैल्यू नहीं बदलती, इंसान का चेहरा शकल बदल जाता है, इंसान नहीं बदलता, ठीक है, चेहरा बदलने से इंसान नहीं बदलता, इंसान वही है, बस फेस थोड़ा सा पहले से स्मार्ट हो गया, ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू। कई लोगों को आपने देखा होगा
तो ऐसे अपन कर सकते थे। यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आप देखिए जरा यहाँ पर एक चीज और, अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से हमने पहली रो को दूसरी रो में ऐड करके लिखा, फिर भी वैल्यू वही रही, यानी कि ये हम कर सकते हैं, ये हमें परमिशन मिल गई। अब हम देखते हैं चेंज करके एक और, इसी डिटर्मिनेंट में एक और चेंज कर रहे हैं, हम करते हैं C2 को चेंज और C2 माइनस C1 कर रहे हैं। भाई हम सेकेंड कॉलम में चेंज कर रहे हैं अब, और क्या चेंज कर रहे हैं हम, C2 में से C1 को माइनस कर रहे हैं। देखते हैं भाई, ये आ गया 1 3 और C2 में से C1 ये वाला, अब C2 है और C2 में C1 को माइनस करके हम लिख रहे हैं, कहां पर लिख रहे हैं, C2 की जगह पर लिख रहे हैं, लिख के देखते हैं। 2 माइनस 1 हो गया 1 और 4 माइनस 3 हो गया 1। अब देखिए साहब क्या कहानी है, कहानी वही के वही है भाई, कहानी वही के वही है। चलाओ कैंची, वैल्यू क्या आई -2, यानी कि आपने पहले रो में R1 में चेंज किया था, R1 प्लस R2 वैल्यू नहीं बदली, -2 ही रही। आपने C2 में चेंज किया, C2 माइनस C1 वैल्यू नहीं बदली, इसका मतलब वैल्यू नहीं बदलती है। अब देखिए जरा एक और चेंज हम आपको बताते हैं, ये देखिए, ये हम अब फिर से चेंज कर रहे हैं। हम क्या चेंज कर रहे हैं, हम C1 में इंटू कर रहे हैं 2C1, C1 में इंटू कर रहे हैं 2C1, ठीक है। C1 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारी मर्जी हम कर सकते हैं, हमारे पास लाइसेंस है चेंज करने का, हम चेंज कर सकते हैं, कर दिया साहब। इसमें चेंज करना, 2 का इंटू कर दिया, देखिए कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 4, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब एक चीज ध्यान रखना, जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वो बैलेंसिंग मैनर में होगा। बैलेंसिंग मैनर समझते हो बेटा, जब हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो बाहर हम 2 का डिवाइड भी करेंगे। देखिए 1/2 आ गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन में बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में बैलेंसिंग की जरूरत है। तो 1/2 बाहर लिख दिया क्योंकि हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए कितना आएगा इसकी वैल्यू, 4 2 8 -6 2 12, 8 माइनस 12 हो गया -4/2, फाइनली आया -2 ही। यानी कि आपने अभी ये देखा, और एक ही रो में मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों रो में अगर मल्टीप्लाई करना है या दोनों कॉलम में करना है, सपोज करो आप बोलो नहीं सर हम ऐसे नहीं, हमें तो 2 का मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम में, और हमें और सेकेंड कॉलम में हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। आप बोलो क्या ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले कॉलम में और 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे कॉलम में, टोटल मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2 × 3 6, यानी कि बाहर आ जाएगा 6, बैलेंस में आ गया 6, ये देखिए बैलेंस में आ गया 6। अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 और 3 इसमें 3 4 12, ये आ गया। अब देखिए कितना आएगा, 1/6 बाहर, 12 दूनी 24, 24 -36, फाइनली कितना आया, -12 आया, -12 ऊपर बचा और नीचे कितना आया, 6 आया, 6 2 12, कितना आ गया रिजल्ट, -2। रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, रिजल्ट वही है -2, ऐड करने पर भी -2, सब्ट्रैक्ट करने पर भी, रो में करो तो कॉलम में करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए कॉलम में माइनस कर दिया, ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अब भी कोई, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आपको, कई लोग मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स वाले लोग ये गलती कर देते हैं, उधर मल्टीप्लाई होता था किसी नंबर का अंदर तो पूरे में मल्टीप्लाई होता था। यहाँ पर ध्यान रखना, अंदर अगर डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे कभी भी तो एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम में करेंगे, पूरे में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मैट्रिक्स में हर एलिमेंट के साथ अपन मल्टीप्लाई करते थे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता था, यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक रो में मल्टीप्लाई कर दो जो आपकी मर्जी, उसमें 3 रो है आपके पास, बाहर कोई एलिमेंट यहाँ पर लिखा है, सपोज करो यहाँ पर 2 लिखा है, 2 को आपको अंदर भेजना है, तो आप अंदर भेजोगे तो या तो पहली रो के साथ या दूसरी रो के साथ या तीसरी रो के साथ, या पहले कॉलम के साथ या दूसरे कॉलम के साथ या तीसरे कॉलम के साथ। 2 का मल्टीप्लाई पूरे डिटरमिनेंट के हर एलिमेंट के साथ नहीं होगा। देवेश आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, बार बार हम आपको एडमिट करते हैं। तो ये 2 का मल्टीप्लाई जो होगा वो हर एलिमेंट के साथ नहीं होगा, एक एक एलिमेंट के साथ, सॉरी एक रो या एक कॉलम के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो अभी जो बात मैंने बताई आपको, आप सभी लोग समझ गए होंगे ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन का मीनिंग क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन का मीनिंग है कि इसकी रोज को या कॉलम्स को चेंज करना।
ट्रांसफॉर्मेशन ये भी हो सकता है कि हम रोज को और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, बिल्कुल ये भी हो सकता है। देखिए आप, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए डेल्टा इक्वल टू, हमें चेंज करना, हमें चेंज नहीं करना, हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज मतलब समझते हो, इंटरचेंज का मतलब होता है कि दो सीट चेंज कर लें आपस में दो व्यक्ति, जैसे आप लोग क्लास में करते हो, एक दूसरे से इंटरचेंज करते हो सीट का, तो इसी तरीके से R1 और R2 जो इंटरचेंज हो जाए, मान लीजिए ऐसा हो जाए, यहाँ पर ये नीचे आ जाए, R1 चला जाए R2 की जगह, R2 चला जाए R1 की जगह, तो क्या आएगा, 3 4 आएगा और यहाँ 1 2 आएगा। अब देखिए क्या होता है, जब अपन रोज को इंटरचेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू में क्या फर्क आएगा, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया बेटा, वैल्यू पहले थी -2, अब वैल्यू 2 है, साइन का चेंज आ गया। यानी कि अगर आप किसी भी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हो किसी दूसरी रो या कॉलम के साथ, तो क्या होगा, आपका वैल्यू डिटरमिनेंट की चेंज नहीं होगी, वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। जो वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि एक ट्रांसफर में एक माइनस साइन लगेगा, एक ट्रांसफर में एक माइनस साइन लगेगा। अगर हम इसको फिर से ट्रांसफर कर दें, एक ट्रांसफर इसमें और डाल दें, मान लीजिए अब हम क्या करते हैं, C1 इंटरचेंज इंटू C2 कर देते हैं। अब हम C1 C2 को रिप्लेस कर रहे हैं, ध्यान देना इधर, C1 और C2 को अगर हमने रिप्लेस किया, आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं नीचे, मैं इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा, देखिए, हाँ C1 C2 को अपन अगर मान लो इंटरचेंज करते हैं इसी के बाद, तो देखिए क्या आएगा, ये 4 और 2 आ गया, ये हो गया 3 और 1, C1 की जगह C2 बैठ गया, C2 की जगह C1 बैठ गया। क्या फर्क पड़ने वाला है, फर्क ये पड़ने वाला है कि एक माइनस का अंतर फिर से आ गया। देखिए जो वैल्यू आपकी पहले थी -2, एक चेंज के बाद वो आ गई 2, और एक और चेंज आपने किया तो फिर से क्या हो गई, -2। आप समझ रहे हो, एक चेंज एक माइनस को रिफ्लेक्ट करता है, एक चेंज एक माइनस हमें देना पड़ता है एक चेंज के लिए। ये बात आपको समझ में आई। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर 3 रोज हैं, जैसे ये डिटरमिनेंट है और हमने इसमें 2 चेंज कर दिए, हमने R1 को चेंज कर दिया R2 में और R2 की जगह लिख दिया R3 को, तो बताइए क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज होगी, जवाब दीजिए हाँ या ना। हमने 2 चेंज कर दिए बेटा, 2 चेंज, R1 में R1 R2 को रिप्लेस कर दिया एक दूसरे से, और R2 और R3 को एक दूसरे से रिप्लेस कर दिया, या R3 और R1 को रिप्लेस कर दिया, क्या फर्क पड़ने वाला है वैल्यू में, साइन चेंज माइनस प्लस का, जी नहीं, जी नहीं, बोलिए क्यों, बोलिए क्यों, बोलिए क्यों, एक चेंज में एक माइनस, आपने 2 चेंज किए, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस, राइट 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 राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा कोई भी बच्चा ये बता सकता है माइनस इंटू माइनस प्लस क्यों होता है, सर ये तो बहुत मुश्किल पूछ लिया आपने। सर टीचर ने ऐसे ही पढ़ाया सर वो तो याद कर पाया था, जैसे बचपन में पढ़ा है वैसे ही। चलिए चलिए, मैं आज आपका टाइम, आज आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा माइनस इंटू माइनस प्लस क्यों होता है, और मैं कल इसका जवाब दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो लिखिए पहली प्रॉपर्टी, लिखिए, वी कैन change, we can change, ब्रैकेट में लिख दो ट्रांसफॉर्म, we can change, ब्रैकेट में लिख दो ट्रांसफॉर्म any row or column, any row or column of a determinant on adding or subtracting
them together, on adding or subtracting them together. These are called operations. These are called operations or transformation. These are called operations or transformation. ठीक है, आप इसमें नोट लिखिए, नोट में नंबर 1 लिखिए, नोट में नंबर 1 लिखिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, total number of transformations in a single step, is always one less, the order of determinant, always one less the order of determinant. मतलब समझिए, आपकी 2 टांगे हैं, आप एक बार में एक टांग उठा के चल सकते हैं, लेकिन क्या आप दोनों टांग उठा के चल सकते हैं? गिर जाएंगे सर। नहीं चल सकते ना। इसीलिए किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर 2 रो है या 2 कॉलम है, सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो आप एक को चेंज कर सकते हैं, एक को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक को एक स्टेप में एक बार में एक को ही उठा सकते हैं, एक बार में दोनों टांगों को नहीं उठा सकते। तो एक बार में आप एक रो या एक कॉलम जो आपको पसंद हो उसको आप चेंज कर लो। आप चाहो कि एक ही स्टेप में हम दोनों चेंज कर लें, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट 3/3 का है, 3/3 का कोई डिटर्मिनेंट है, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, तो मैक्सिमम चेंजेस कितने होंगे? 2 चेंजेस होंगे। हम 2 रो या 2 कॉलम को चेंज कर सकते हैं एट अ टाइम, वन टाइम में। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई 4/4 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है, 4 रो 4 कॉलम है, तो 4/4 का डिटर्मिनेंट होगा, एक स्टेप में मैक्सिमम चेंजेस हमारे कितने होंगे? मैक्सिमम चेंजेस हमारे 3 होंगे। ठीक है, तो जितना ऑर्डर होता है उससे एक कम चेंज हम कर पाएंगे एक स्टेप के अंदर। अगले स्टेप में हम फिर चेंज कर लें। अगर हम चाहते हैं कि हम दोनों रो को हमें चेंज करना है, तो एक बार में एक कर लो, फिर दूसरी कर लो दूसरे बार में। मतलब एक स्टेप के अंदर आप मैक्सिमम चेंजेस जो करेंगे उसका ध्यान रखेंगे। अगर 3 रो है R1, R2, R3, तो आप 2 चेंज कर लो, एक वैसी की वैसी आपको रखना जरूरी है। ठीक है, ये हमने बताया आपको। अब आप लिखिएगा, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, और एक इसमें नोट में सेकंड नोट और लिख लीजिए। सेकंड नोट लिखिए सब लोग। सेकंड नोट है हमारा, इन अ सिंगल स्टेप रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, in a single step row and column operations cannot be applied together, ठीक है, एक स्टेप के अंदर आप चाहो कि रो ऑपरेशन भी लगा लो और कॉलम ऑपरेशन भी लगा लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप या तो रो ऑपरेशन लगाओगे, रोज रोज में ही चेंज करोगे फिर, और या फिर कॉलम्स में ही चेंज करोगे एक स्टेप के अंदर। हाँ, ये कर सकते हो कि एक क्वेश्चन में एक स्टेप में आपने रो ऑपरेशंस लगा ली, अगले में आप कॉलम ऑपरेशन लगा लो अगले स्टेप के अंदर। ऐसा ही नहीं कर सकते कि उसी में आपने रो चेंज कर दी, उसी में कॉलम चेंज कर दी। बिकॉज इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक एलिमेंट ऐसा होगा जो रो और कॉलम को इंटरसेक्ट करेगा, जो रो में भी होगा कॉलम में भी होगा, तो वो दिक्कत हो जाएगी, वो 2 बार चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपन एक बार में एक स्टेप के अंदर रो और कॉलम ऑपरेशन एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली प्रॉपर्टी हमने आपको बताई है कि रोज को या कॉलम्स को हम चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के लिए हम उनको आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
और दूसरा हमने बताया कि एक बार में मैक्सिमम नंबर ऑफ चेंजेस ऑर्डर से हमेशा 1 लेस रहेगा। और तीसरी बात जो हमने बताई वो ये है कि रो और कॉलम ऑपरेशन एक स्टेप में एक साथ नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन अगले प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। तो सभी लोग पहले देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इसके बाद लिखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी हम ये कहना चाह रहे हैं, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये है कि प्रॉपर्टी 1 आपको हम बता चुके हैं, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये है कि किसी भी डिटरमिनेंट की अगर मान लीजिए एक रो की सारी एंट्री 0 हो जाए, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ये चाहे एक रो 0 हो, चाहे कॉलम 0, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। और चाहे ये रो में आ जाए 2 3 और 0 0, तब भी इसकी वैल्यू 0 होगी। ये तो हमने लिया कौन सा, ये तो हमने लिया का। आप 3/3 का ले लीजिए, 1 - 2 3 4 2 1 और 0 0 0। बताइए इसकी वैल्यू भी 0 होगी। या ऐसा ले लीजिए 1 2 3 0 0 0 और 4 -1 और -6, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। ये किसी भी एक रो या एक कॉलम के सारी एंट्री 0 हो, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। क्या इसका कारण आप बता सकते हैं? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस 0 ही मल्टीप्लाई करेंगे। सर हम एक रो या एक कॉलम लेके एक्सपैंड करते हैं तो फिर जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। जी, एक रीजन ये भी है। और दूसरा रीजन कल अपन ने देखा था कि हमने आपको बताया था किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू उसकी किसी भी रो या किसी भी कॉलम जो हमारी मर्जी, उसके सारे एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके कोफैक्टर्स को और सबको ऐड कर देते हैं, जो वही उस डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। तो अगर हमने सपोज करो ये ले लिया, हमने कहा यार हम तो इनके कोफैक्टर देखेंगे, या हमने कहा हम इनके कोफैक्टर देखेंगे, तो 3 का कोफैक्टर 0, 2 का कोफैक्टर 0, वैल्यू हो गई 0। यहाँ पर हम देखें इसका एलिमेंट ही ये क्या है, 0 है 0 है 0। हमने इस रो के एलिमेंट लिए, अब इसके कोफैक्टर भले ही नॉन 0 है, जब एलिमेंट 0 है तो वैल्यू 0 ही आनी है। जब हम एक्सपेंड ही इसी से करेंगे, हम तो इसी से करेंगे ना एक्सपेंड, जो 0 मिल रहा है तीनों, तो तीनों एलिमेंट 0, उनके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट हमेशा 0 जाएगा। तो इसलिए वैल्यू 0 होती है। इस चीज को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी लिखिए, सेकंड प्रॉपर्टी है इफ all the entries of any one row or column of a determinant are 0, then the value of determinant will be 0, ठीक है। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हुई। ये आप लोग सभी लोग इसका एक एग्जांपल भी कोई भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से। एक रो या एक कॉलम का आप 0 ले लो, इक्वल में 0 लिख दो, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप जानते हो, सॉल्व करके 0 ही आना। तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी जो है अब अपन लोग समझेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी लिख लीजिए आप लोग, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। लिखिए जरा, थर्ड प्रॉपर्टी है if any two rows or columns of a determinant are identical, then the value of determinant is 0. वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, ठीक है। अगर किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 होगी हमेशा। क्यों होगी, वजह देखिए आप, ABC और ये भी मान लीजिए ABC और ये है DEF, हमने नंबर लिए ही नहीं, हमने ABC ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसके दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम दोनों सेम ABC, इसकी वैल्यू हम देख के ही कह देंगे 0 है। क्यों है भाई 0? अभी अगली प्रॉपर्टी ऊपर वाली हमने पढ़ी है, दो प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि हम किसी भी
डिटरमिनेंट की दो रोज को आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसमें हमने पढ़ा है किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी रो या कॉलम की सारी एंट्री जीरो वैल्यू जीरो होगी। यहाँ पर देखिएगा हम C1 में चेंज करते हैं, C1 माइनस C2, C1 में हम चेंज कर रहे हैं C1 माइनस C2, इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं, क्या होगा A माइनस A 0, B माइनस B 0, C माइनस C 0, और यहाँ पर कोई चेंज नहीं, ABC और DEF। हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया पहले कॉलम को, पहले कॉलम की सारी एंट्री जीरो हो गई, वैल्यू हो गई जीरो। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस तरीके से हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि किसी भी डिटरमिनेंट के कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे, उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी। तो हम कोशिश जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो हम प्रयास यही करेंगे कि दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हो जाए, या मैक्सिमम जीरो आ जाए, तिकड़ी बन जाए, लगातार 3 जीरो आ जाए, ठीक है, ये प्रयास करेंगे। अभी बताएंगे आपको लॉजिकली पूरी चीजें कि क्या हम करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, अब अपन आते हैं चौथी प्रॉपर्टी पर, और चौथी प्रॉपर्टी ये है, लिखिए, if all the rows of a determinant are converted into columns, if all the rows of a determinant are converted into columns, the value of determinant remains unchanged. The value of determinant remains unchanged. वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो है वो चेंज नहीं होती अगर आप सारी रोज को कॉलम्स में बदल दो। सपोज करो ये देखिए, ये अपना डेल्टा है, वही सिंपल सा 1 2 3 4, ये एक डिटरमिनेंट है। अब अपन ने डेल्टा डैश निकाला, इसकी रोज को, इसकी वैल्यू देखिए 4 माइनस 6 माइनस 2, पता है आपको ये कैंची चलानी इस तरीके से, ये देखिए 4 माइनस 6 माइनस 2, ठीक है। अब आप देखिए डेल्टा डैश क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 6। अभी देखिए पहली रो को हमने पहला कॉलम बना लिया और दूसरी रो को हमने दूसरा कॉलम बना लिया। पहली रो 1 2 थी, ये 1 2 आ गया, 3 4 था, ये 3 4 आ गया। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 6 कितना होगा, -2। तो वैल्यू रिमेन्स अनचेंज, वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी अगर हम उसकी सारी रोज को, सारी कॉलम्स को चेंज कर दें। नीचे आप लिख लेना, अगर आपको एक ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाए तो डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट ए डैश ये हमेशा इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सर ये प्रॉपर्टी एक बार फिर से बोल दीजिए। इसका मैं बोल देता हूँ, इफ ऑल द रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, if all the rows of a determinant are converted into columns, the value of determinant remains unchanged, या वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट नॉट चेंज, ये लिख दो, नॉट चेंज, वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है। तो चार प्रॉपर्टी आपने अभी सीखी और देखा भी आपने, दिखाया भी हमने आपको कि डेल्टा का वैल्यू निकाला -2, डेल्टा डैश का वैल्यू निकाला वो भी -2। रोज को कॉलम्स में चेंज करोगे, सारी रोज को वैल्यू चेंज नहीं होगी। चार प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ ली, पांचवी प्रॉपर्टी पर अपन आ रहे हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी आप लोग लिखिएगा, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखिएगा, लिखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, इफ एनी टू rows or columns of a determinant are interchanged, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, then the value of determinant will be unchanged, value of determinant will be unchanged, unchanged, but their sign is changed,
मतलब ये है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम को जब हम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन चेंज हो जाता है। वैल्यू जो भी होगी उसका अपोजिट साइन आ जाएगा। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी एक चेंज करने पर। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल इसमें डाल दीजिए। मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू है 1 1 2 4, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन 4 माइनस 2 2 आएगा। और हम इसमें चेंज कर देते हैं R1 चेंज इंटू R1 इंटू R2 इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या आएगा 2 4 1 1। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे 2 माइनस 4 माइनस 2। ये देखिए पहले हमेशा इसका इंटू होता है फिर इसका इंटू होता है, बीच में माइनस साइन आता है तो 2 माइनस 4 माइनस 2। वैल्यू वही है बस साइन चेंज हो गया, वैल्यू 2 थी अब माइनस 2 हो गई। तो ये पांचवी प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई अपनी। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज दे रहे हैं हम आपको, पूरा डिटर्मिनेंट आप मतलब ऐसे ही खेल खेल में उड़ा दोगे इन प्रॉपर्टीज को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो। अब आते हैं अपन 6th नंबर प्रॉपर्टी पर। 6th नंबर प्रॉपर्टी आप लोग लिखिएगा। हाँ लिखिए, एनी रो or column, any row or column of a determinant, any row or column of a determinant can be multiplied or divided, can be multiplied or divided by any number, by any number, can be multiplied or divided by any number। ब्रैकेट में लिख देना एलिमेंट, क्योंकि जरूरी नहीं है नंबर ही हो, वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है, फंक्शन भी हो सकता है। कैन बी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एनी नंबर, ब्रैकेट में लिख देना एलिमेंट। बट दिस विल बी, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दिस विल बी इन अ बैलेंसिंग मैनर, but it will be in a balancing manner, but it will be in a balancing manner। लेकिन ये जो है बैलेंसिंग मैनर में होगा। बैलेंसिंग मैनर समझते हो? अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो बाहर आपको डिटर्मिनेंट के बाहर डिवाइड करके भी लिखना पड़ेगा। अभी आपको हमने एग्जांपल में बताया था, फिर से आप देख लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है अपना ए और डिटर्मिनेंट डेल्टा ही मान लो, चलो डेल्टा है और डेल्टा जो है एक जो है छोटा सा डिटर्मिनेंट ले रहा है 2 3 4 5, ये अपन ने ले लिया, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है। अब अपन को और 4 5 ये हो गया। अभी आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू आएगी अब 20 माइनस 24 तो -4/2। फाइनली आंसर वही रहा। ऑपरेट करने पर, ट्रांसफॉर्म करने पर वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट में आप जब ऊपर से नीचे वाले स्टेप्स पर जाते हो तो आप बराबर में इक्वल 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 लिखते चले जाते हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, आप डिटर्मिनेंट को ट्रांसफॉर्म करते जा रहे, चेंज करते जा रहे, वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। साइज बढ़ा दो, साइज बड़ा हो गया, वैल्यू बढ़ गई, ये कैलकुलेशन बढ़ गया, वैल्यू नहीं बढ़ी, क्योंकि हर एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू यूनिक होती है, आप लोग की तरह, जैसे आप लोग यूनिक हो, ठीक है बेटा। तो ये 6th प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं अपन 7th प्रॉपर्टी पर। 7th प्रॉपर्टी आप लोग नोट कीजिए, 7th प्रॉपर्टी, ठीक है, लिखिए। वी कैन, 7th प्रॉपर्टी में लिखिए, वी कैन टेक कॉमन, वी कैन टेक कॉमन any factor
with any row or column of a determinant. We can take common to any factor with any row or column of a determinant. मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या कॉलम से हम कभी भी कॉमन निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, अगर कहीं कॉमन हमें मिल जाए तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पर हमने एक डिटर्मिनेंट लिख दिया। क्या है डिटर्मिनेंट हमारा? 2, 3 और 3 और 3 ये है। इसकी वैल्यू कितनी आई? 6 - 9 - 3। ठीक है बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं? हम कॉमन निकाल सकते हैं। हमने ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें आप रो में से भी कॉमन निकाल सकते हो, कॉलम से भी कॉमन निकाल सकते हो। आप चाहो तो इस कॉलम से आपको कॉमन निकालना है, या आप चाहो इस रो से आपको कॉमन निकालना है, आप बाहर कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि पूरी रो में या पूरे कॉलम में एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, एक नंबर से डिविजिबल है वो रो या कॉलम। देखिए यहाँ पूरी रो 3 से डिविजिबल है, यहाँ पूरा कॉलम 3 से डिविजिबल है। आप बाहर निकाल सकते हो, बाहर निकाल दिया, 3 बाहर निकाला, कितना आया? 2, 3, 1, 1। ये देखिए, तो 3 आ गया बाहर। अब देखिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 2 - 3, 2 - 3 कितना हुआ बेटा? -1, यानी कि आंसर क्या आया? -3। आंसर वही जाएगा। हमने क्या किया? कॉमन निकाला। हमने इस कॉलम में कॉमन निकाल लिया, हम चाहे इस रो में कॉमन निकाल लें तब भी वैल्यू वही रहेगी, और हम चाहें तो पूरे दोनों रो में भी कॉमन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपको सपोज करो कि ऐसे दे दिया, देखिए हम 2 बार भी कॉमन निकाल सकते हैं। इसी में आपको ऐसे दे दिया, मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं 3/3 का। ठीक है, 3/3 का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, डेल्टा इक्वल टू 1, 1, 1 और 6, 4, 9, 6, 4, 9 और 9 और 6 और 3। ठीक है, ये है। अब आप देखिएगा, अब आप यहाँ पर कॉमन जो है निकाल सकते हैं। यहाँ 6, 4 और 8 ले रहे हैं बेटा, है 8 ले रहे हैं। अब देखिए आप इसमें 2 जगह कॉमन निकाल सकते हैं। आप सेकेंड कॉलम में भी कॉमन निकाल सकते हैं, और थर्ड कॉलम में से भी कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर अपन को कॉमन मिल रहा है 2, और यहाँ पर कॉमन मिल रहा है अपन को 3, तो कॉमन निकाल देते, देखिए कितना आएगा। यहाँ पर अपन ने 2 कॉमन निकाला, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, आपकी जो भी आएगी वो आप देख लेना, और अभी जो वैल्यू आएगी वो भी सेम आएगी दोनों तरीके से। तो 2 इसमें से कॉमन निकालेंगे, और इसमें से हम कॉमन निकालेंगे 3, तो क्या आ जाएगा? 2 और 3 बाहर गया, 1, 1, 1, और यहाँ आ गया 2 कॉमन निकाला तो 3, 2 और 4, और यहाँ पर 3 कॉमन निकाला तो 3, 2 और 1। ये इसको आप कैलकुलेट करोगे, 6 का इंटू इसकी वैल्यू में करोगे, और यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे, वैल्यू सेम आएगी। मतलब ये है कि आप अलग अलग कॉलम, 2 कॉलम में भी कॉमन निकाल सकते हो, रो और कॉलम में से भी कॉमन निकाल सकते हो, है ना? तो कॉमन आप निकाल सकते हो सेपरेटली फ्रॉम एनी रो एंड एनी कॉलम, और एक बार में अगर दोनों में कॉमन आप निकाल सकते हो, दोनों में भी निकाल सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 हुई, जो आपको समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अपन प्रॉपर्टी नंबर 8 पर। ठीक है, तो कॉमन निकाल, और इसमें ध्यान रखना मैट्रिक्स में अपन कॉमन नहीं निकाल सकते थे। मैट्रिक्स में हमें पूरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को डिवाइड करना पड़ता था, हर एक को मल्टीप्लाई करना पड़ता था। यहाँ पर रो और कॉलम का अलग अलग हिसाब किताब होता है, ये सेपरेट वायर की तरह होते हैं। जो आपने देखा है इलेक्ट्रिक पोल पर जो वायर लगे रहते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, अर्थिंग, ऐसे ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। एक फेज गया तो लाइट नहीं जाएगी, लाइट तब जाएगी जब तीनों फेज जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें होता है, एक में चेंज हो सकता है, सब में चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ देवेश, क्या बोल रहे हो भाई? सर अगर अर्थ वायर को फेज 3 से जोड़ दिया तो क्या होगा? वो आप फिजिक्स वाले सर से पूछना। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आते हैं अपन अगली प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी नंबर कितने हो गए बेटा? अभी 7 हो गई, 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 लिखिए जरा, प्रॉपर्टी नंबर 8 लिखिए। हाँ, एनी इफ लगा लीजिए, इफ एनी रो और कॉलम, if any row or column of a determinant
is the combination of two terms then we can separate them in two or more determinants. ठीक है, 2 or more determinants। होता क्या है देखिए, इसका एग्जांपल देखिए, हम लिख रहे हैं ऐसे a प्लस अल्फा, b प्लस बीटा, c प्लस गामा, d e f g h i, इस तरह से कोई डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट को 10 मिनट बाद बेटा अपन को दोबारा कनेक्ट होना है, तो इस डिटर्मिनेंट को अपन दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉलम इसका ऐसा है जो दो टर्म का कॉम्बिनेशन है। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये दो टर्म का सम या डिफरेंस भी हो सकता है, यहाँ पर सम या डिफरेंस कुछ भी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनको अलग अलग करेंगे। कैसे अलग करते हैं, यहाँ पर a b c और d e f और g h i, ये हमारा पहला डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और प्लस या माइनस जो भी साइन होगा इस इन एलिमेंट्स के बीच में वो आ जाएगा। पहली कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, और ये दोनों रिपीट हो जाएंगे यहाँ पर डी ई एफ और जी एच आई। ये जो वैल्यू है, आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, दोनों वैल्यू सेम आएंगी। मतलब ये है कि जो कॉमन जो एक टर्म होंगी, जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन अलग अलग हो जाता है। एक कॉलम अलग बन जाता है और एक दूसरा कॉलम अलग बन जाता है, और दो कॉलम रिपीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट है, ये आप नोट कर लीजिए। ये रो में भी हो सकता है और कॉलम में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा मुझे लगता है। प्लस माइनस दोनों करना होगा इसमें? जी जी, नहीं, एक साइन आएगा, जो आए, प्लस आए तो भी अपन अलग कर सकते हैं, माइनस आए तो भी अपन अलग कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन प्लस और माइनस दोनों से बन सकता है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 लिखिए। x माइनस ए को ब्रैकेट में लिख लीजिए। x minus a will be the factor of a determinant, will be the factor of variable determinant, लिख लो उसमें variable determinant, factor of variable determinant delta x if delta a equal to 0। अपन x माइनस ए किसी भी वेरिएबल डिटर्मिनेंट डेल्टा x का एक फैक्टर होता है अगर डेल्टा ए 0 हो जाए, डेल्टा ए 0 हो जाए। ठीक है, मतलब अपन x की जगह सर रिपीट कर दीजिए। x माइनस ए लिख लीजिए फिर से, x माइनस ए विल बी द फैक्टर ऑफ अ डिटर्मिनेंट, the factor of a determinant delta x if delta a equal to 0, if delta a equal to 0। एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, और ये आ गया आपका 2 3 5 2 3 4 और 1 6 और 9, ये डिटर्मिनेंट है। अगर आपने, अब आप देखो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, x माइनस 1 इज
अ फैक्टर ऑफ दिस डिटरमिनेंट। क्यों है? क्यों है बेटा? क्योंकि x इक्वल टू 1 इसमें डाल दो तो 0 0 0 आ जाएगा, डेल्टा x 0 हो जाएगा। एट x इक्वल टू 1 डेल्टा x 0, x इक्वल टू 1 पर डेल्टा x 0 हो जाएगा। आप x की जगह 1 यहाँ डाल दोगे तो कितना आएगा? 0 0 0, एक कॉलम 0, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तो ये फैक्टर थ्योरम है, डिटरमिनेंट के अंदर फैक्टर थ्योरम भी लग जाती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे लास्ट स्टेज लेवल 2 पर जाकर जो फैक्टर थ्योरम से ही होंगे, नॉर्मली एक्सपेंड करने पर आप उनको प्रूव नहीं कर पाओगे। तो फैक्टर थ्योरम का हम यूज करेंगे, उसके लिए ये प्रॉपर्टी हमने लिखवा दी आपको, प्रॉपर्टी नंबर 9। अब आप लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 10। एक दर्जन है पूरी, चिंता मत करना। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 इसके बाद आने वाली है। और प्रॉपर्टी नंबर 10 लिखिए आप लोग। प्रॉपर्टी नंबर 10 है, लिखिए, इन अ डिटरमिनेंट the sum of the product of in a determinant the sum of the product of elements of any row or column, any Sir, row or the sum column, of product of sum of the product of the sum of the products of the elements of, 3 बार ऑफ आएगा, sum of the products of the elements of any row or column with the cofactors of any other row or column, is always zero, is always zero। भैया बड़ी खतरनाक प्रॉपर्टी है ये। क्या होगा? कोई भी डिटरमिनेंट है, किसी भी ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, सपोज करो 1 4 9 6 9 12 और 1 3 -4, ये एक डिटरमिनेंट है। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पहले रो के 3 एलिमेंट का, ध्यान देना बेटा, पहली रो के 3 एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दिया, किसमें ऐड कर दिया बेटा? किसमें ऐड कर दिया? कोफैक्टर ऑफ अदर रो, एनी अदर रो, समझ रहे हो? कोफैक्टर इसके नहीं लेना 149 के, क्योंकि अगर 149 के कोफैक्टर को आपने इसके साथ डाल दिया यहाँ पर तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ जाएगी। जो अपन ने कल सीखा था कि किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, उसके किसी भी रो के एलिमेंट्स का उनके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ दो तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ जाएगी, जो कि हमेशा यूनिक होती है। कल अपन ने देखा था एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो या एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम, ये अपन ने देखा था। आज अपन क्या लिखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर उस रो के एलिमेंट, एक रो के एलिमेंट लिए जाएं और कोफैक्टर किसी भी दूसरी रो के ले लिए जाएं, 6 9 12 के ले लिए जाएं या 1 3 4 के ले लिए जाएं, इनके कोफैक्टर ले लिए जाएं, इसके ना लिए जाएं और उनको मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए तो रिजल्ट ऑलवेज 0 मिलेगा, अंडा मिलेगा। ये ध्यान रखना बेटा। क्या समझ गए आप लोग? समझे कि नहीं समझे? नहीं सर, समझे या नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं आया, नहीं सर। फिर से समझिए। मैं 2 बातें आपको बोल रहा हूं, दोनों बातों पर फोकस करिए। पहली बात, अगर किसी भी रो के, किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स के साथ उन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो हमें मिलता है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, ये बात समझ में आई? मैट्रिक डिटरमिनेंट की किसी भी रो के एलिमेंट्स के साथ उनके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाए तो मिलेगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के
किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स के साथ किसी दूसरी रो, ध्यान रखना ये बात, किसी दूसरी रो के, उस रो के नहीं, किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए, हमेशा मिलेगा अंडा 0। ध्यान रखना, और ये आप चेक भी कर लेना, आज आप इस बात को चेक भी कर लेना, ठीक है बेटा, इसी में चेक कर लेना आप, या मैं चेक करके बता दूं अभी? बता दो। बता देते हैं, चलिए आते हैं सामने, देखो लाइव टेलीकास्ट देखो आपको, ये देखो सीधा प्रसारण आपके सामने, अभी देखो। चलो सबसे पहले अपन वैल्यू निकाल रहे हैं। पहली बात जो हमने करी थी वो वैल्यू की करी थी, हम वन का कोफैक्टर, ध्यान रखना मैं डायरेक्ट निकालूंगा। तो लिखिए पहली प्रॉपर्टी, लिखिए we can change ब्रैकेट में लिख दो ट्रांसफॉर्म, we can change ब्रैकेट में लिख दो ट्रांसफॉर्म any row or column, any row or column of a determinant on adding or subtracting them together, on adding or subtracting them together. These are called operations. These are called operations or transformation. These are called operations or transformation. ठीक है, आप इसमें नोट लिखिए, नोट में नंबर 1 लिखिए, नोट में नंबर 1 लिखिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, total number of transformations in a single step, is always one less the order of determinant, always one less the order of determinant. मतलब समझिए, आपकी 2 टांगे हैं, आप एक बार में एक टांग उठा के चल सकते हैं, लेकिन क्या आप दोनों टांग उठा के चल सकते हैं? गिर जाएंगे सर। नहीं चल सकते ना, इसीलिए किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर 2 रो है या 2 कॉलम है, सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो आप एक को चेंज कर सकते हैं, एक को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक को एक स्टेप में एक बार में एक को ही उठा सकते हैं, एक बार में दोनों टांगों को नहीं उठा सकते। तो एक बार में आप एक रो या एक कॉलम जो आपको पसंद हो उसको आप चेंज कर लो। आप चाहो कि एक ही स्टेप में हम दोनों चेंज कर लें, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट 3/3 का है, 3/3 का कोई डिटर्मिनेंट है, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, तो मैक्सिमम चेंजेस कितने होंगे? 2 चेंजेस होंगे। हम 2 रो या 2 कॉलम को चेंज कर सकते हैं एट अ टाइम, वन टाइम में, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई 4/4 का डिटर्मिनेंट है,
ठीक है, 4 रो 4 कॉलम है, तो 4/4 का डिटरमिनेंट होगा। एक स्टेप में मैक्सिमम चेंजेज हमारे कितने होंगे? मैक्सिमम चेंजेज हमारे 3 होंगे। ठीक है, तो जितना ऑर्डर होता है उससे एक कम चेंज हम कर पाएंगे एक स्टेप के अंदर। अगले स्टेप में हम फिर चेंज कर लें। अगर हम चाहते हैं कि हम दोनों रो को हमें चेंज करना है, तो एक बार में एक कर लो, फिर दूसरी कर लो दूसरे बार में। मतलब एक स्टेप के अंदर आप मैक्सिमम चेंजेस जो करेंगे उसका ध्यान रखेंगे। अगर 3 रो है R1 R2 R3, तो आप 2 चेंज कर लो, एक वैसी की वैसी आपको रखना जरूरी है। ठीक है, ये हमने बताया आपको। अब आप लिखिएगा, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, और एक इसमें नोट में सेकंड नोट और लिख लीजिए। सेकंड नोट लिखिए सब लोग। सेकंड नोट है हमारा, इन अ सिंगल स्टेप, इन अ सिंगल स्टेप row and column operations, in a single step row and column operations cannot be applied together, cannot be applied together। ठीक है, एक स्टेप के अंदर आप चाहो कि रो ऑपरेशन भी लगा लो और कॉलम ऑपरेशन भी लगा लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप या तो रो ऑपरेशन लगाओगे, रोज रोज में ही चेंज करोगे फिर, और या फिर कॉलम कॉलम्स में ही चेंज करोगे एक स्टेप के अंदर। हाँ, ये कर सकते हो कि एक क्वेश्चन में एक स्टेप में आपने रो ऑपरेशंस लगा ली, अगले में आप कॉलम ऑपरेशन लगा लो अगले स्टेप के अंदर। ऐसा ही नहीं कर सकते कि उसी में आपने रो चेंज कर दी, उसी में कॉलम चेंज कर दी। बिकॉज इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक एलिमेंट ऐसा होगा जो रो और कॉलम को इंटरसेक्ट करेगा, जो रो में भी होगा कॉलम में भी होगा, तो वो दिक्कत हो जाएगी, वो 2 बार चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपन एक बार में एक स्टेप के अंदर रो और कॉलम ऑपरेशन एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली प्रॉपर्टी हमने आपको बताई है कि रोज को या कॉलम्स को हम चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के लिए हम उनको आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमने बताया कि एक बार में मैक्सिमम नंबर ऑफ चेंजेस ऑर्डर से हमेशा 1 लेस रहेगा। और तीसरी बात जो हमने बताई वो ये है कि रो और कॉलम ऑपरेशन एक स्टेप में एक साथ नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन अगले प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। तो सभी लोग पहले देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इसके बाद लिखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी हम ये कहना चाह रहे हैं, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये है कि प्रॉपर्टी 1 आपको हम बता चुके हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये है कि किसी भी डिटरमिनेंट की अगर मान लीजिए एक रो की सारी एंट्री 0 हो जाए, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ये चाहे एक रो 0 हो, चाहे कॉलम 0 हो, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। और चाहे ये रो में आ जाए 2 3 और 0 0, तब भी इसकी वैल्यू 0 होगी। ये तो हमने लिया कौन सा? ये तो हमने लिया का। आप 3/3 का ले लीजिए, 1 - 2 3 4 2 1 और 0 0 0। बताइए इसकी वैल्यू भी 0 होगी। या ऐसा ले लीजिए 1 2 3 0 0 0 और 4 -1 और -6, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। ये किसी भी एक रो या एक कॉलम के सारी एंट्री 0 हो, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। क्या इसका कारण आप बता सकते हैं? इसका सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस 0 ही मल्टीप्लाई करेंगे। सर हम एक रो या एक कॉलम लेके एक्सपैंड करते हैं, तो फिर जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। जी, एक रीजन ये भी है, और दूसरा रीजन कल अपन ने देखा था कि हमने आपको बताया था किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू उसकी किसी भी रो या किसी भी कॉलम जो हमारी मर्जी उसके सारे एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके कोफैक्टर्स को और सबको ऐड कर देते हैं, जो वही उस डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। तो अगर हमने सपोज करो ये ले लिया, हमने कहा यार हम तो इनके कोफैक्टर देखेंगे, या हमने कहा हम इनके कोफैक्टर देखेंगे, तो 3 का कोफैक्टर 0, 2 का कोफैक्टर 0, वैल्यू हो गई 0। यहाँ पर हम देखें इसका एलिमेंट ही ये क्या है, 0 है 0 है 0। हमने इस रो के एलिमेंट लिए, अब इसके कोफैक्टर भले ही नॉन 0 है, जब एलिमेंट 0 है तो वैल्यू 0 ही आनी है। जब हम एक्सपेंड ही इसी से करेंगे, हम तो इसी से करेंगे ना एक्सपेंड, जो 0 मिल रहा है तीनों, तो तीनों एलिमेंट 0, उनके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट हमेशा 0 जाएगा। तो इसलिए वैल्यू 0 होती है। इस चीज को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी
लिखिए सेकंड प्रॉपर्टी है इफ all the entries of any one row or column of a determinant are zero, then the value of determinant will be zero. ठीक है, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हुई। ये आप लोग सभी लोग इसका एक एग्जांपल भी कोई भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से। एक रो या एक कॉलम का आप जीरो ले लो, इक्वल में जीरो लिख दो। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप जानते हो, सॉल्व करके जीरो ही आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी जो है अब अपन लोग समझेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी लिख लीजिए आप लोग, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। लिखिए जरा, थर्ड प्रॉपर्टी है if any two rows or columns of a determinant are identical, then the value of determinant is zero. ठीक है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो होगी हमेशा। क्यों होगी, वजह देखिए आप, ए बी सी और ये भी मान लीजिए ए बी सी और ये है डी ई एफ, हमने नंबर लिए ही नहीं, हमने ए बी सी ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसके दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम दोनों सेम ए बी सी, इसकी वैल्यू हम देख के ही कह देंगे जीरो है। क्यों है भाई जीरो? अभी अगली प्रॉपर्टी ऊपर वाली हमने पढ़ी, दो प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि हम किसी भी डिटरमिनेंट की दो रोज को आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसमें हमने पढ़ा है किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी रो या कॉलम की सारी एंट्री जीरो वैल्यू जीरो होगी। यहाँ पर देखिएगा हम C1 में चेंज करते हैं, C1 माइनस C2, C1 में हम चेंज कर रहे हैं C1 माइनस C2, इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं, क्या होगा A माइनस A जीरो, B माइनस B जीरो, C माइनस C जीरो, और यहाँ पर कोई चेंज नहीं, A B C और D E F। हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया पहले कॉलम को, पहले कॉलम की सारी एंट्री जीरो हो गई, वैल्यू हो गई जीरो। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस तरीके से हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि किसी भी डिटरमिनेंट के कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी। तो हम कोशिश जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो हम प्रयास यही करेंगे कि दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हो जाए या मैक्सिमम जीरो आ जाए, तिकड़ी बन जाए, लगातार 3 जीरो आ जाए। ठीक है, ये प्रयास करेंगे, अभी बताएंगे आपको लॉजिकली पूरी चीजें कि क्या हम करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, अब अपन आते हैं चौथी प्रॉपर्टी पर, और चौथी प्रॉपर्टी ये है, लिखिए if all the rows of a determinant are converted into columns, if all the rows of a determinant are converted into columns, the value of determinant remains unchanged. The value of determinant remains unchanged. वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो है वो चेंज नहीं होती अगर आप सारी रोज को कॉलम्स में बदल दो। सपोज करो ये देखिए, ये अपना डेल्टा है, वही सिंपल सा 1 2 3 4, ये एक डिटरमिनेंट है। अब अपन ने डेल्टा डैश निकाला, इसकी रोज को, इसकी वैल्यू देखिए 4 माइनस 6 माइनस 2, पता है आपको ये कैंची चलानी इस तरीके से, ये देखिए 4 माइनस 6 माइनस 2। ठीक है, अब आप देखिए डेल्टा डैश क्या होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 6। अभी देखिए पहली रो को हमने पहला कॉलम बना लिया और दूसरी रो को हमने दूसरा कॉलम बना लिया। पहली रो 1 2 थी, ये 1 2 आ गया, 3 4 था, ये 3 4 आ गया। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 6 कितना होगा -2। तो वैल्यू रिमेन्स अनचेंज, वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी अगर हम उसकी सारी रोज को, सारी कॉलम्स को चेंज कर दें। नीचे आप लिख लेना
अगर आपको एक ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाए तो डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए डैश ये हमेशा इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। किसी भी स्क्वायर सर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सर ये और उसके प्रॉपर्टी एक बार फिर से ट्रांसपोज बोल का, दीजिए। इसका मैं बोल देता हूँ, इफ ऑल द रोज of a determinant are converted into columns, if all the rows of a determinant are converted into columns, the value of determinant remains unchanged, या value of determinant not change, ये लिख दो not change, वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है। तो चार प्रॉपर्टी आपने अभी सीखी और देखा भी आपने, दिखाया भी हमने आपको कि डेल्टा का वैल्यू निकाला -2, डेल्टा डैश का वैल्यू निकाला वो भी -2। रोज को कॉलम्स में चेंज करोगे, सारी रोज को वैल्यू चेंज नहीं होगी। चार प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ ली, पांचवी प्रॉपर्टी पर अपन आ रहे हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी आप लोग लिखिएगा, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखिएगा, लिखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, then the value of determinant will be unchanged, value of determinant will be unchanged, unchanged, but their sign is changed, मतलब यह है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम को जब हम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन चेंज हो जाता है। वैल्यू जो भी होगी उसका अपोजिट साइन आ जाएगा, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी एक चेंज करने पर। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल इसमें डाल दीजिए, मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू है 1 1 2 4, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन 4 - 2 2 आएगा, और हम इसमें चेंज कर देते हैं R1 चेंज इंटू R1 इंटू R2 इंटरचेंज कर देते हैं, तो क्या आएगा 2 4 1 1, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे 2 - 4 -2। ये देखिए पहले हमेशा इसका इंटू होता है फिर इसका इंटू होता है, बीच में माइनस साइन आता है, तो 2 - 4 -2, वैल्यू वही है बस साइन चेंज हो गया, वैल्यू 2 थी अब -2 हो गई। तो ये पांचवी प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई अपनी। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी दे रहे हैं हम आपको, पूरा डिटर्मिनेंट आप मतलब ऐसे ही खेल खेल में उड़ा दोगे इन प्रॉपर्टीज को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो। अब आते हैं अपन सिक्स्थ नंबर प्रॉपर्टी पर। सिक्स्थ नंबर प्रॉपर्टी आप लोग लिखिएगा, हाँ लिखिए, एनी रो or column of a determinant, any row or column of a determinant can be multiplied or divided by any number, can be multiplied or divided by any number, ब्रैकेट में लिख देना एलिमेंट, क्योंकि जरूरी नहीं है नंबर ही हो, वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है, फंक्शन भी हो सकता है। कैन बी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एनी नंबर, ब्रैकेट में लिख देना एलिमेंट, बट दिस विल बी, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दिस विल बी इन अ बैलेंसिंग मैनर, but it will be in a balancing manner, लेकिन ये जो है बैलेंसिंग मैनर में होगा,
बैलेंसिंग मैनर समझते हो? अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो बाहर आपको डिटरमिनेंट के बाहर डिवाइड करके भी लिखना पड़ेगा। अभी आपको हमने एग्जांपल में बताया था, फिर से आप देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है अपना ए और डिटरमिनेंट डेल्टा ही मान लो, चलो डेल्टा है, और डेल्टा जो है एक जो है छोटा सा डिटरमिनेंट ले रहा है 2 3 4 5, ये अपन ने ले लिया, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है। अब अपन को और 4 5 ये हो गया। अभी आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो वैल्यू क्या होगी? वैल्यू आएगी अब 20 माइनस 24, तो -4/2। फाइनली आंसर वही रहा। ऑपरेट करने पर, ट्रांसफॉर्म करने पर वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिटरमिनेंट में आप जब ऊपर से नीचे वाले स्टेप्स पर जाते हो तो आप बराबर में इक्वल 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 लिखते चले जाते हैं, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, आप डिटरमिनेंट को ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं, वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। साइज बढ़ा दो, साइज बड़ा हो गया, वैल्यू बढ़ गई, ये कैलकुलेशन बढ़ गया, वैल्यू नहीं बढ़ी, क्योंकि हर एक डिटरमिनेंट की वैल्यू यूनिक होती है, आप लोग की तरह, जैसे आप लोग यूनिक हो, ठीक है बेटा। तो ये 6th प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं अपन 7th प्रॉपर्टी पर। 7th प्रॉपर्टी आप लोग नोट कीजिए, 7th प्रॉपर्टी, ठीक है, लिखिए। वी कैन, 7th प्रॉपर्टी में लिखिए, वी कैन टेक कॉमन, वी कैन टेक कॉमन any factor with any row or column of a determinant. We can take common to any factor with any row or column of a determinant. मतलब किसी भी डिटरमिनेंट की किसी भी रो या कॉलम से हम कभी भी कॉमन निकाल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को अगर कहीं कॉमन हमें मिल जाए तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पर हमने एक डिटरमिनेंट लिख दिया। क्या है डिटरमिनेंट हमारा? 2 3 और 3 और 3, ये है। इसकी वैल्यू कितनी आई? 6 - 9 - 3, ठीक है बेटा। अब हम क्या कर सकते हैं? हम कॉमन निकाल सकते हैं। हमने ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें आप रो में से भी कॉमन निकाल सकते हो, कॉलम से भी कॉमन निकाल सकते हो। आप चाहो तो इस कॉलम से आपको कॉमन निकालना है, या आप चाहो इस रो से आपको कॉमन निकालना है, आप बाहर कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि पूरी रो में या पूरे कॉलम में एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, एक नंबर से डिविजिबल है वो रो या कॉलम। देखिए यहाँ पूरी रो 3 से डिविजिबल है, यहाँ पूरा कॉलम 3 से डिविजिबल है, आप बाहर निकाल सकते हो। बाहर निकाल दिया, 3 बाहर निकाला, कितना आया? 2 3 1 1, ये देखिए, तो 3 आ गया बाहर। अब देखिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 2 - 3, 2 - 3 कितना हुआ बेटा? -1, यानी कि आंसर क्या आया? -3। आंसर वही जाएगा। हमने क्या किया? कॉमन निकाला। हमने इस कॉलम में कॉमन निकाल लिया, हम चाहे इस रो में कॉमन निकाल लें तब भी वैल्यू वही रहेगी, और हम चाहे तो पूरे दोनों रो में भी कॉमन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको सपोज करो कि ऐसे दे दिया, देखिए हम 2 बार भी कॉमन निकाल सकते हैं। इसी में आपको ऐसे दे दिया, मान लीजिए एक डिटरमिनेंट हम ले रहे हैं 3/3 का, ठीक है, 3/3 का डिटरमिनेंट ले रहे हैं, डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 और 6 4 9 6 4 9 और 9 और 6 और 3, ठीक है, ये है। अब आप देखिएगा, अब आप यहाँ पर कॉमन जो है निकाल सकते हैं। यहाँ 6 4 और 8 ले रहे बेटा, है 8 ले रहे। अब देखिए, आप इसमें 2 जगह कॉमन निकाल सकते हैं। आप सेकेंड कॉलम में भी कॉमन निकाल सकते हैं, और थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में से भी कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर अपन को कॉमन मिल रहा है 2, और यहाँ पर कॉमन मिल रहा है अपन को 3, तो कॉमन निकाल देते, देखिए कितना आएगा। यहाँ पर अपन ने 2 कॉमन निकाला, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, आपकी जो भी आएगी वो आप देख लेना, और अभी जो वैल्यू आएगी वो भी सेम आएगी दोनों तरीके से। तो 2 इसमें से कॉमन निकालेंगे, और इसमें से हम कॉमन निकालेंगे 3,
तो क्या आ जाएगा, 2 और 3 बाहर गया, 1 1 1, और यहाँ आ गया 2 कॉमन निकाला तो 3 2 और 4, और यहाँ पर 3 कॉमन निकाला तो 3 2 और 1। ये इसको आप कैलकुलेट करोगे 6 का इंटू इसकी वैल्यू में करोगे और यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे, वैल्यू सेम आएगी। मतलब ये है कि आप अलग अलग कॉलम, 2 कॉलम में भी कॉमन निकाल सकते हो, रो और कॉलम में से भी कॉमन निकाल सकते हो, है ना। तो कॉमन आप निकाल सकते हो सेपरेटली फ्रॉम एनी रो एंड एनी कॉलम, और एक बार में अगर दोनों में कॉमन आप निकाल सकते हो, दोनों में भी निकाल सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 हुई, जो आपको समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अपन प्रॉपर्टी नंबर 8 पर। ठीक है, तो कॉमन निकाल, और इसमें ध्यान रखना मैट्रिक्स में अपन कॉमन नहीं निकाल सकते थे। मैट्रिक्स में हमें पूरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को डिवाइड करना पड़ता था, हर एक को मल्टीप्लाई करना पड़ता था। यहाँ पर रो और कॉलम का अलग अलग हिसाब किताब होता है, ये सेपरेट वायर की तरह होते हैं। जो आपने देखा है इलेक्ट्रिक पोल पर जो वायर लगे रहते हैं, फेज 1 फेज 2 फेज 3 अर्थिंग, ऐसे ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। एक फेज गया तो लाइट नहीं जाएगी, लाइट तब जाएगी जब तीनों फेज जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें होता है, एक में चेंज हो सकता है, सब में चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ देवेश, क्या बोल रहे हो भाई? सर अगर अर्थ वायर को फेज 3 से जोड़ दिया तो क्या होगा? वो आप फिजिक्स वाले सर से पूछना। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आते हैं अपन अगली प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी नंबर कितने हो गए बेटा? अभी 7 हो गई, 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 लिखिए जरा, प्रॉपर्टी नंबर 8 लिखिए। हाँ, एनी, इफ लगा लीजिए, इफ एनी रो और कॉलम, if any row or column of a determinant is the combination of two terms, then we can separate them, in two or more determinants, ठीक है, 2 or more determinants। होता क्या है देखिए, इसका एग्जांपल देखिए, हम लिख रहे हैं ऐसे, a प्लस अल्फा, b प्लस बीटा, c प्लस गामा, d e f g h i, इस तरह से कोई डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट को 10 मिनट बाद बेटा अपन को दोबारा कनेक्ट होना है, तो इस डिटर्मिनेंट को अपन दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉलम इसका ऐसा है जो दो टर्म का कॉम्बिनेशन है। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये दो टर्म का सम या डिफरेंस भी हो सकता है, यहाँ पर सम या डिफरेंस कुछ भी हो। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनको अलग अलग करेंगे। कैसे अलग करते हैं, यहाँ पर ए बी सी और डी ई एफ और जी एच आई, ये हमारा पहला डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और प्लस या माइनस जो भी साइन होगा इस इन एलिमेंट्स के बीच में वो आ जाएगा। पहली कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, और ये दोनों रिपीट हो जाएंगे यहाँ पर, डी ई एफ और जी एच आई। ये जो वैल्यू है, आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, दोनों वैल्यू सेम आएंगी। मतलब ये है कि जो कॉमन, जो एक टर्म होंगी, जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन अलग अलग हो जाता है। एक कॉलम अलग बन जाता है और एक दूसरा कॉलम अलग बन जाता है, और दो कॉलम रिपीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट है, ये आप नोट कर लीजिए। ये रो में भी हो सकता है और कॉलम में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा।
सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा मुझे लगता है। तो प्लस माइनस दोनों करना होगा इसमें। जी जी, नहीं एक साइन आएगा, जो आए, प्लस आए तो भी अपन अलग कर सकते हैं, माइनस आए तो भी अपन अलग कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन प्लस और माइनस दोनों से बन सकता है। ठीक है बेटा, यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 लिखिए। लिखिए x माइनस ए, x माइनस ए को ब्रैकेट में लिख लीजिए। x माइनस ए will be the factor of a determinant, will be the factor of variable determinant लिख लो उसमें, variable determinant, factor of variable determinant delta x if delta a equal to 0। अपन x माइनस ए किसी भी वेरिएबल डिटर्मिनेंट डेल्टा x का एक फैक्टर होता है अगर डेल्टा ए 0 हो जाए, डेल्टा ए 0 हो जाए। ठीक है, मतलब अपन x की जगह सर a उसमें रिपीट डाल कर रहे हैं। दीजिए। x माइनस ए लिख लीजिए फिर से, x माइनस ए will be the factor of a determinant, the factor of a determinant delta x if delta a equal to 0। if delta a equal to 0, एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, और ये आ गया आपका 2 3 5 2 3 4 और 1 6 और 9, ये एक डिटर्मिनेंट है। अगर आपने, अब आप देखो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। क्यों है, क्यों है बेटा? क्योंकि x इक्वल टू 1 इसमें डाल दो तो 0 0 0 आ जाएगा, डेल्टा x 0 हो जाएगा। एट x इक्वल टू 1 डेल्टा x 0, x इक्वल टू 1 पर डेल्टा x 0 हो जाएगा। आप x की जगह 1 यहाँ डाल दोगे तो कितना आएगा? 0 0 0, एक कॉलम 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। तो ये फैक्टर थ्योरम है, डिटर्मिनेंट के अंदर फैक्टर थ्योरम भी लग जाती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे लास्ट स्टेज लेवल 2 पर जाकर जो फैक्टर थ्योरम से ही होंगे, नॉर्मली एक्सपेंड करने पर आप उनको प्रूव नहीं कर पाओगे। तो फैक्टर थ्योरम का हम यूज करेंगे, उसके लिए ये प्रॉपर्टी हमने लिखवा दी आपको, प्रॉपर्टी नंबर 9। अब आप लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 10। एक दर्जन है पूरी, चिंता मत करना। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 इसके बाद आने वाली है, और प्रॉपर्टी नंबर 10 लिखिए आप लोग। प्रॉपर्टी नंबर 10 है, लिखिए इन अ डिटर्मिनेंट the sum of the product of, in a determinant the sum of the product of elements of any row or column, any Sir, row the or sum column, of product of sum of the product of the sum of the products of the elements of, 3 बार ऑफ आएगा, sum of the products of the elements of any row or column with the cofactors of any other row or column, any other row or column is always 0, is always 0, is always 0। भैया बड़ी खतरनाक प्रॉपर्टी है ये। क्या होगा? कोई भी डिटर्मिनेंट है, किसी भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, सपोज करो 1 4 9 6 9 12 और 1 3
-4, ये एक डिटर्मिनेंट है। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पहली रो के 3 एलिमेंट का, ध्यान देना बेटा, पहली रो के 3 एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दिया, किसमें ऐड कर दिया बेटा, किसमें ऐड कर दिया, कोफैक्टर ऑफ अदर रो, एनी अदर रो, समझ रहे हो? कोफैक्टर इसके नहीं लेना 149 के, क्योंकि अगर 149 के कोफैक्टर को आपने इसके साथ डाल दिया यहाँ पर, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ जाएगी। जो अपन ने कल सीखा था कि किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, उसके किसी भी रो के एलिमेंट्स का उनके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ दो तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ जाएगी, जो कि हमेशा यूनिक होती है। कल अपन ने देखा था एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो या एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम, ये अपन ने देखा था। आज अपन क्या लिखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर उस रो के एलिमेंट, एक रो के एलिमेंट लिए जाएं और कोफैक्टर किसी भी दूसरी रो के ले लिए जाएं, 6, 9, 12 के ले लिए जाएं या 1, 3, 4 के ले लिए जाएं, इनके कोफैक्टर ले लिए जाएं, इसके ना लिए जाएं और उनको मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए तो रिजल्ट ऑलवेज 0 मिलेगा, अंडा मिलेगा। ये ध्यान रखना बेटा। क्या समझ गए आप लोग? समझे कि नहीं समझे? नहीं सर। समझे या नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं आया। नहीं सर। फिर से समझिए, फिर से समझिए। मैं 2 बातें आपको बोल रहा हूं, दोनों बातों पर फोकस करिए। पहली बात, अगर किसी भी रो के, किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स के साथ उन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो हमें मिलता है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, ये बात समझ में आई? मैट्रिक डिटरमिनेंट की किसी भी रो की, किसी भी रो के एलिमेंट्स के साथ उनके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाए तो मिलेगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स के साथ किसी दूसरी रो, ध्यान रखना ये बात, किसी दूसरी रो के, उस रो के नहीं, किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए, हमेशा मिलेगा अंडा 0। ध्यान रखना, और ये आप चेक भी कर लेना।